हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1, 2, 3 और 4 तक अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को ईजी से ईजी मेथड में समझाऊँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आपको जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। 5.5 में जो हमें पढ़ना है टॉपिक वो है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, वो मैंने यहाँ लिखा है कि भाई इसका जो हमें यूज़ करना है वो है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। भाई अब आप लोगों को ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है पता है ऑलरेडी, है ना। आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल में लिखता हूँ, भाई आप लोगों को पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे x है तो इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो भाई ये तो 1 लीनियर इक्वेशन है। इसके साथ अगर मैंने कोई और इक्वेशन लिख दिया लाइक दिस तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि भाई सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो सॉल्व करने का ये मतलब है कि हमें ये x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो भाई ये आप लोगों ने 10th क्लास में किया हुआ है ना। इसका जो आप सॉल्यूशन निकालते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे या आप एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा था, और आपने एक और मेथड सीखा था दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप लोगों ने सीखा था। आई थिंक आपको सभी को याद होगा, 10th क्लास में आपने किया था। अब हमें इन्हीं इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्रैमर्स रूल की मदद से निकालना है। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले आप ये समझिए कि भाई दो इक्वेशंस हैं, तो दो इक्वेशंस में तो इन मेथड्स को लगा के करने का ये मेथड भी लगा सकते हैं, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो क्रैमर्स रूल की क्या ज़रूरत है। तो क्रैमर रूल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। लाइक कोई भी आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं। सपोज़ मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक समझ में आ रही है बात। भाई अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं और फिर 3 वेरिएबल्स भी मेरे पास हैं। तो x, y, z तीनों को फाइंड करना है। तो हम ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन से तो हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ऐसी 3 कंडीशन जहाँ पे 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, उसको सॉल्व करने में क्रैमर रूल काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए क्रैमर रूल सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं क्रैमर रूल की। भाई सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशंस होंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है इक्वेशंस का, कि भाई जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होता है a1x + b1y इक्वल टू c1। लिखेंगे इसको इक्वल टू में c1 लिखना है, आपको इक्वल टू में करना है, और a2x + b2y इक्वल टू c2। तो भाई जब आपके पास इस तरीके से 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, आप ध्यान रखिएगा C1 C2 को आपको इक्वल टू के बाद ही रखना है। अगर C1 C2 LHS में दिया हुआ है तो आपको RHS में ही ले जाना है उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस है इसकी मदद से आपको 3 वैल्यू फाइंड करनी है। एक है कैपिटल डी में आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है। ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं x y, उसके जो कोफिशिएंट्स है उससे देखिए कैसे a1 b1 a2 b2। बात आई समझ में कि भाई जो पहला हमारा इक्वेशन है उसके जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है a1 b1 वो फर्स्ट रो में आ जाएगा, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट्स है a2 b2 वो सेकंड रो में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद आपको d1 डिटरमिनेंट फाइंड करना है। d1 में क्या होगा, d से ही बनेगा d1। कैसे बनेगा देखिए, जो a1 a2 है फर्स्ट कॉलम जो है इसको आपने c1 c2 से रिप्लेस कर देना है, c1 c2, और ये जो दूसरा वाला कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इससे हमारे पास d1 आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसके आगे एक d2 आपको एक और निकालना है डिटर्मिनेंट। ये d2 कैसे निकलेगा, जैसे हमने d में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था c1 c2 से, इसी तरीके से अब d को सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए c1 c2 से। भाई a1 a2 ऐसी रखिए और C1 C2 इस तरीके से रख दीजिए। तो आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में कि भाई आपने क्या करना है, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं तो पहले आप डी फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड होगा, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसी के कोफिशिएंट्स को आपने रो में अरेंज कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स फर्स्ट रो में, सेकेंड इक्वेशन की जो कोफिशिएंट है वो सेकेंड रो में।
उसके बाद D1 कैसे निकलेगा, D1 में आपको क्या करना है, जो D था उसमें A1 A2 मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसको आपने जो कांस्टेंट टर्म्स है उससे आपने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है। और D2 आपको निकालना है। D2 के लिए आपने क्या करना है, जो हमारा सेकेंड कॉलम था उसको आपने कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देना है। ठीक है नाउ, अब आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है कि भाई x अगर हमें फाइंड करना है तो ये होता है D1/D, y हमें फाइंड करना है तो ये होता है D2/D। अब ये क्या है भाई, D1 मतलब आपको इस जो D1 में डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालिए और D डिटर्मिनेंट है उसको वैल्यू निकालिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये x के लिए फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स और ये y के लिए फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी स्टूडेंट्स कि भाई d देखिए क्या हो रहा है, d हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो ये ध्यान देना होगा कि इफ़ d इज़ इक्वल टू 0, कि भाई d ही अगर 0 आ जाए, d की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा बताइए, x एंड y सॉल्व होंगे, नहीं हो सकते। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब ये इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ भाई, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, आपको पता था भाई 10th में नो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, तो ये चीज़ें तो आपको पता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि भाई x एंड y की एक यूनिक वैल्यू निकलेगी, एक ही वैल्यू निकलेगी जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। मैनी सॉल्यूशन का मतलब कि भाई काफ़ी वैल्यूज हो सकती हैं x y की जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और नो सॉल्यूशन का मतलब कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोई भी हमें वैल्यूज नहीं मिल सकती, राइट। तो भाई अगर d इक्वल टू 0 है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, और अगर इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो देन सिस्टम इफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं और उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगी ये चीज़। तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ होती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर इफ़ कई बार ऐसा होता है कि ये D1 D2 भी इक्वल आ जाए 0 के, तो ऐसी कंडीशंस में जो इक्वेशंस हैं उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो खैर इसकी तो बारे में अभी हमें बात नहीं करनी है। आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन आएगा वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस ही आपको सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने इक्वेशन बताई है नॉन होमोजीनियस मतलब कि D1 D2 की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो उसी को आपने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आया होगा कि जहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं और दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है वो आपको समझ में आया होगा। जब इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 वेरिएबल्स वाले भी फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि 3 वेरिएबल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है 3 इक्वेशंस जब हमारे पास होंगी तो उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको समझिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा होगा a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। भाई अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो d1 है, ध्यान रखिएगा, c1 हमारा z का कोफिशिएंट है, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन a2x b2y c2z और d2, और a3x b3y c3z d3। तो भाई ये तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा आप लोगों के पास। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक D, कैपिटल D निकालना है। ये कैसे निकालेंगे आप गेस कर चुके होंगे कि भाई जो हमारी इक्वेशंस हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1, तो ये फर्स्ट रो में आ जाएगा। इसी तरीके से a2 b2 c2 जो ये कोफिशिएंट्स हैं सेकंड इक्वेशन के, वो हमारी सेकंड रो बन जाएगी, और कोफिशिएंट्स ऑफ थर्ड इक्वेशन हमें थर्ड रो बना देगी। ठीक है, तो इससे D निकल जाएगा कैपिटल। फिर उसके बाद आप कैपिटल D1 फाइंड कीजिए। अब ये कैपिटल D1 कैसे फाइंड करना है कि भाई जो हमारा फर्स्ट कॉलम था D का, उसको आपने कांस्टेंट वाली जो वैल्यूज़ हैं उससे आप रिप्लेस कर दीजिए कॉलम में, D1 D2 D3, और ये बाकी के दोनों कॉलम्स ऐसे ही रखिए। ठीक है, D1 आ गया ना। उसके बाद D2 के लिए क्या करेंगे, भाई जो ये सेकेंड कॉलम है हमारा D का, उसको हमने कांस्टेंट वैल्यूज से रिप्लेस कर देना है, D1 D2 D3। ठीक है, और D3 भी निकलेगा इसमें एक। D3 के लिए आपको क्या करना है कि भाई जो थर्ड कॉलम है उस कॉलम की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट वैल्यूज़ से।
तो आई होप D21, D2, D3 आप फाइंड कर सकते हैं। जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है, x इज इक्वल टू D1/T, y इज इक्वल टू D2/D एंड z इक्वल टू D3/T। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे z के लिए D3/D भी आ गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वेयर d शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैं बता चुका हूँ d अगर 0 हो जाएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए d इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो ही आप इसको सॉल्व करिएगा आगे। अगर आपका d 0 आ जाता है तो इसको D1 D2 बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्रैमर्स रूल की मदद से ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो आपको पहले डी बना लेना है। कैपिटल डी कैसे बनेगा भाई, ये जो कोफिशिएंट है हमारे 3, 1, नीचे के कोफिशिएंट है 1, 2, तो ये हमने डी लिख लिया। और उसके बाद आपको D1 बनाना है। एक D1 कैसे बनेगा भाई कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है फर्स्ट कॉलम की, उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे जो कांस्टेंट है हमारा, और ये वाला सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। क्लियर। नाउ जब हमें D2 बनाना है तो D2 में हम जो D में फर्स्ट कॉलम है उसको तो ऐसे ही रखेंगे, जो सेकेंड कॉलम है उस कॉलम को हम ये कॉन्स्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि भाई इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लीजिए। लाइक 6 - 1, तो ये 5 आ गया, ये हमारा D का वैल्यू आ गया। नाउ D1 जो आएगा आपके पास, D1 की वैल्यू 10 - 3, मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था बट आप ऐसे ही कर लीजिएगा, 7। D1 हमारे पास 7 आ गया। D2 देखिए, D2 हमारे पास क्या आया, 9 - 5, तो D2 हमारे पास 4 आ गया। तो भाई अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू D1/D, तो D1 की वैल्यू 7/5, तो भाई आ गया आंसर। देखिए कितना इजीली। y इज इक्वल टू D2/D यानी कि 4/5, तो भाई ये हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आप इसका सेकंड पार्ट अपने आप से कर पाएंगे स्टूडेंट्स, आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैं ये सेकंड पार्ट आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखिए जो इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब हमें जो ये 13 और 9 है इसको इस तरफ लिखना है। तो आप इक्वेशंस कैन बी रिटर्न करके आप इसको ऐसे लिख लीजिए भाई पहले तो। ठीक है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको पता है कि भाई हमें क्या करना है, हमें डी बनाना है पहले। डी कैसे बनता है, डी के लिए आपको जो ये फर्स्ट इक्वेशन की जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे आप फर्स्ट रो बना दीजिए, सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है उससे सेकंड रो बना दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे साथ साथ सॉल्व भी कर लीजिए। अब 12 + 35, तो भाई ये आ गया 47। ना इसके साथ आप D1 फाइंड कर लीजिए। D1 कैसे फाइंड होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि भाई जो हमारा फर्स्ट कॉलम है D का, उसको आपने कांस्टेंट वैल्यूज से रिप्लेस कर देना है, 13, 9, और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ रखना है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए भाई, 13 × 6 = 78, और ये हो जाएगा +63। तो भाई देखिए क्या वैल्यू आया हमारे पास, 141। ठीक है, उसके बाद अब आप D2 भी फाइंड कर लीजिए। D2 कैसे फाइंड होगा, जो हमने D बनाया है उसमें फर्स्ट कॉलम को तो हमें ऐसे ही रखना है, और जो सेकंड कॉलम है उसमें कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 और यहाँ से आ जाएगा -65, सो वी आर गेटिंग -47। हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x इज D1/D। तो भाई D1 हमारा क्या था, 141/47। तो भाई ये तो कैंसिल हो रहा है, आपको टेबल याद है कि नहीं 47 का, भाई 47 3 = 141। क्लियर। देन y इज इक्वल टू D2/D, तो भाई ये हो जाएगा 47/47, तो ये -1। तो आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं वो डिनोमिनेटर में दिए हैं, तो आपको ध्यान होगा जब ये डिनोमिनेटर्स में हमारे पास इक्वेशंस होती थी तो क्लास 10 में हम क्या करते थे कि पहले इन इक्वेशंस में से जो ये वेरिएबल हैं इनको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट 1/x को हम कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे, लेट से a ले लिया मैंने, और जो हमारे पास 1/,
वाई है उसको मैंने बी ले लिया। तो जो इक्वेशंस हमारी कन्वर्ट हो गई वो 2a + 3b = 2 और दूसरी इक्वेशन आ गई 5a + 8b = 31/6। तो आप 6 को इधर भेज दीजिए, 30a + 48b = 31। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। नाउ अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको डी बनाना है। सबसे पहले डी कैसे बनता है आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमने डी बना लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई। ये हो गया 96 - 90, तो यहाँ से 6 आ गया। अब आप इसके साथ D1 बना लीजिए। D1 कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट वैल्यूज से 231, सेकंड कॉलम एज इट इज़ रखिए। नाउ इसको फिर इंटू कर लीजिए, तो ये 96 - 93, सो वी आर गेटिंग 3 है। इसके बाद आप D2 अपना लीजिए। D2 में आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम D का एज इट इज़ रखिए, सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे इस बार कांस्टेंट वैल्यूज से। तो भाई क्या होगा इसमें बस 62 - 60, तो भाई 2 आ गया ना। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, x = D1/D, तो 3/6 1/2। अब ये ध्यान दीजिएगा ये x नहीं है यहाँ पे हमें a लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि वेरिएबल हमारा a है, ध्यान दीजिएगा अभी गलत हो जाता है ये। b = D2/D, तो 2/D हमारा 6 है, तो ये 1/3। भाई ये तो a भी निकला है, हमें x निकालना है, तो जो हमने एज्यूम किया था वहाँ पे आ जाइए। नाउ 1/x को आप a ले लेंगे, तो भाई 1/x आपका 1/2 और देयरफॉर x आपका 2, रेसिप्रोकल कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1/y = b और 1/y की वैल्यू 1/3 और यहाँ से आपका आ जाएगा y = 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। मैंने इसका सोल्यूशन कर लिया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इक्वेशन को देख के कन्फ्यूज मत होइएगा कि भाई x के साथ तो 3 है बट यहाँ y के साथ a है। ये a एक हमारे को अभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ये वेरिएबल नहीं है, अभी कांस्टेंट लेके चलना है। और क्वेश्चन में a इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं है, कोई भी ये एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, d बना लीजिए अगेन। फर्स्ट इक्वेशंस है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं 3 और a, उससे फर्स्ट रो आ गया और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स से सेकंड रो आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3a - 2a, तो ये a हो गया। नाउ D1 निकाल लीजिए, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके कांस्टेंट टर्म से लिखिए, सेकंड कॉलम एज इट इज़। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4a - 2a, तो 2a आ गया। और D2 के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रखिए और जो सेकंड कॉलम है उसको आप कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। तो भाई इसको सॉल्व करके -2। नाउ हमने x का फॉर्मूला डाला D1/D, तो D1 2a है और D हमारा a है, कैंसिल किया 2 आ गया। y में हमने D2/D डाला और -2/a, तो ये हमारा ऐसे रहेगा आंसर। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक जो था हमारे पास, वहाँ तक हमने 2 ही वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 2 ही इक्वेशंस थी जहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे, तो उसको कैसे सॉल्व करना है बहुत इजीली सॉल्व हो गया था। अब देखिए हम 4th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स 3 इक्वेशंस दी जाएंगी जहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स होंगे, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स फाइंड करनी है। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, डी लिखिए। डी कैसे लिखेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हमारे फर्स्ट रो बन जाएंगे, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हमारे सेकंड रो बन जाएगी और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हमारे थर्ड रो बन जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा सभी बच्चों को। अब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, अलॉन्ग R1 हम इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। आप किसी भी रो से कॉलम से कर सकते हैं, मैं R1 से भी कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अलॉन्ग R1, ठीक। तो 5 के साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स, 48 और +2, ठीक है। देन ये दोनों होल्ड होंगे, तो ये प्लस आपके पास आ जाएगा 7 और इनके साथ में 6 -36 और ये +3। देन +1 के साथ में आ जाएगा 12 और +24, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 50 × 5 250, यहाँ पे हो गया -33, तो -33 × 7 तो 21 to 31, और यहाँ से आपका प्लस होके आ रहा है 36। तो भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए,
250 माइनस 231 19 प्लस 36, तो ये आ गया हमारे पास 55। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डी फाइंड आउट कर लिया है। नाउ अब आपको फाइंड करना है D1। D1 में क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट वैल्यूज से पहले 11 15 7, और जो ये सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज़ नोट कर लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो गया क्योंकि ये 3 into 3 ऑर्डर का बन गया, आप समझ रहे होंगे। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने D1 सॉल्व कर लिया है। देखिए ये 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया था, तो इसको हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया। आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिएगा कि अलॉन्ग R1 या R2 आप जो करते हैं, R1 से मैंने किया है तो आपको पता लग रहा होगा 11 के साथ ये दोनों इंटू हो गए 48, और ये +2 +7, और ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा स्टूडेंट्स कि कैसे एक्सपेंड करना है। ये अपने आप से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमने D2 बनाया। D2 में जो D का जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा। सेकंड कॉलम को हमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी हमारी इक्वेशंस की उससे रिप्लेस करना है, और जो थर्ड कॉलम है वो भी हमें एज इट इज़ लिखना है D में से ही। तो D1 D2 D3 हमारे D से ही बनते हैं। तरीका यह है कि फर्स्ट रो को चेंज कर देंगे हम कांस्टेंट वैल्यूज से D1 के लिए, D2 में हम सेकंड कॉलम को चेंज कर देंगे, और D3 में हम थर्ड कॉलम को चेंज कर देंगे। तो देखिए ये D1 की वैल्यू 55 ही आ गई, एंड D2 को हमने सॉल्व किया तो D2 की वैल्यूज़ में आपको देखेंगे तो इसको भी हमने अलॉन्ग R1 ही सॉल्व किया है। ठीक है, अलॉन्ग R1 सॉल्व करके ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है D2 की -55। तो देखिए स्टूडेंट्स अब मैंने D3 लिख लिया है। D3 में हमें जो D है उसके फर्स्ट 2 कॉलम्स को एज इट इज़ रखना है, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई। अलॉन्ग R1 हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 5 के साथ हमारे पास ये आ जाएगा -56 माइनस, यहाँ पे ये 15 रहेगा, इसमें मैंने 5 लिख लिया था तो ये -30, और इसके साथ में +7 हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा 42 - 45, देन +11, और यहाँ से इंटू हो जाएगा 12 + 24। ठीक है ना। अब आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये हमारे पास आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 86 को हम 5 से इंटू कर लेंगे तो 6 5 30 का 3 43, तो ये आ गया हमारे पास -430। यहाँ से हमारे पास -3 आ रहा है, और ये इंटू करने पे -21, ये हमारा 36 हो गया। 36 को हम 11 से इंटू करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 396। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा -451, और आपको प्लस करना है 396। तो अब देखिए जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास -55 ही आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब हमने देखिए D निकाल लिया, D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, और D3 निकाल लिया। अब आपको x की वैल्यू पुट करनी है, D1/D फार्मूला पुट करना है x का, D1/D, और फिर जो वैल्यूज़ हैं उसको आप पुटअप कर दीजिए। D1 is 55/D is 55, सो x is 1। ना y जो है हमारा D2/D, तो D2 हमारे पास है -55 डिवाइडेड बाई 55, तो ये हमारा -1। z इक्वल टू D3/D, तो इसमें भी आप देखिए -55/55, तो ये भी हमारा -1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। आई होप सेकंड पार्ट आप अपने आप से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आप लोग 4th का सेकंड पार्ट अपने आप से ट्राई कीजिएगा। मैंने फिर भी इसका सॉल्यूशन दे दिया है आप लोगों को यहाँ पे। मैंने पूरा, आप इसको बस अपना सॉल्व करने के बाद आप टैली कर लीजिएगा अपने आंसर को। तो हमने देखिए D बनाया पहले, D में हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशंस के वो हमारे आ गए। D1 के लिए हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट टर्म से, तो ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे D के। D2 के लिए हमने फर्स्ट कॉलम को रखा एज इट इज़, सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट टर्म से, थर्ड को एज इट इज़। और D3 के लिए भी हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को एज इट इज़ रखा है, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट टर्म से। भाई इक्वेशंस को आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमने D सॉल्व किया तो -1 आया, D1 में भी -1, D2 में 1 आ रहा है, और D3 का डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है। उसके बाद फॉर्मूलेस पुट करना है x, y, z के, और ये इस तरीके से वैल्यूज़ निकल रही हैं। तो ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों के सभी के करेक्ट आंसर्स होंगे। इस 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया है। मैं आपको सॉल्यूशन इसका समझा देता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर आप इसमें से आंसर टैली कीजिए, क्योंकि आपको पता है इसको मैं पूरा सॉल्यूशन इसका सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इसलिए आप इसको सॉल्व करिए खुद से, और मैं आपको हिंट के लिए या आप इसको टैली करने के लिए आप यहाँ से वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं।
तो पहले हमने डी बना लिया, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, -63 आया। D1 हमने बनाया। इसमें D1 में ये ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशंस हमारे पास इस तरीके से थी कि हमें कांस्टेंट टर्म्स को RHS में ले जाना पड़ेगा इसमें इक्वेशंस में। तो जो +2 है वो -2 हो जाएगा, जो -5 है +5 हो जाएगा, जो -8 है वो +8 हो जाएगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। फिर D1 का वैल्यू -441 आ रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद D2 को बनाने के बाद उसकी वैल्यू 189 आ रही है, और D3 को सॉल्व करने के बाद 252। उसके बाद आप यहाँ पे x, y, z का वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, बहुत इजीली आपका आंसर मैच हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। इक्वेशंस थोड़ी डिफरेंट गिवन है, जैसे कि देखिए x, y, यहाँ z नहीं है, दूसरी इक्वेशन में y नहीं है, और तीसरी इक्वेशन में x नहीं है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली इसके हम d बनाएंगे। हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन की कोफिशिएंट्स फर्स्ट रो में डालनी है। तो x का हमारा जो कोफिशिएंट है 1, y का जो कोफिशिएंट है 1, और इसमें z नहीं है तो उसकी जगह 0 लेना है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में जब हम बनाएंगे तो x की कोफिशिएंट 2, y इसके पास नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 लेना है, और z इसके पास है तो -1 हमारा इधर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए थर्ड इक्वेशन में x नहीं है तो x का कोफिशिएंट हम यहाँ 0 ले लेंगे, फिर ये 2 और ये -3, और आप इसको अब अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप इसका D1 बनाइए। D1 में देखिए भाई पहले रो को आप कांस्टेंट टर्म से चेंज कर दीजिए, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, बाकी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं अभी आपको वैल्यूज़ दूंगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा बाद में। देन D2 हम बनाएंगे। D2 में आपका जो D है उसका फर्स्ट कॉलम को आप ऐसे ही रखिए, सेकंड कॉलम को कांस्टेंट टर्म से चेंज करिए, थर्ड कॉलम को भी आप एज इट इज़ रखिए। ठीक है, देन आप D3 निकालिए। D के जो 2 कॉलम्स हैं फर्स्ट 2 उनको एज इट इज़ रखना है। अब तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा D1, D2, D3 कैसे बनाते हैं, और ये आपका सेकंड थर्ड कॉलम को आपने रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट टर्म से। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब मैं इसके आगे वैल्यूज़ लिखूंगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर अपना आंसर को टैली कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप वेरीफाई कर लीजिए वैल्यूज़। D हमारा 8 आ रहा है, D1 6 है, D2 10 है, और D3 4 है। उसके बाद जब हम इसको फॉर्मूलेज में पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू 3/4, y का वैल्यू 5/4 एंड z इज़ 1/2। आई होप कि आप लोगों के सभी के आंसर सही आ रहे होंगे। स्टूडेंट 6 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आप टैली कर लीजिए। D हमारे पास जब हम इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो -18 वैल्यू आ रहा है, और आपका D1 का वैल्यू -36, D2 -18 और D3 -54। आप डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेक कर लीजिएगा अगर आपकी वैल्यूज़ गलत आ रही हो तो। और उसके बाद x की वैल्यू जब हम वैल्यू फॉर्मूलेज में पुट करेंगे तो 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए इक्वेशन में हमें 1/x को a लेट करना है, 1/y को b लेट कर लीजिए, 1/z को c लेट कर लीजिए, क्योंकि भाई जो इक्वेशंस हैं उसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए। हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का। तो अब इसके बाद जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो आप D बना लीजिए, और D को सॉल्व करके उसका वैल्यू 1200 आ रहा है। D1 बना लीजिए, D1 का वैल्यू 600 आ रहा है स्टूडेंट्स, D2 का वैल्यू 400, D3 हमारा 240। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हम x की वैल्यू x नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमने कन्वर्ट कर लिया था 1/x को a में कन्वर्ट कर लिया था, तो a की वैल्यू D1/D, a निकलेगा पहले, b निकलेगा पहले, और c निकलेगा। उसके बाद आपने जो अज्यूम किया था 1/x को a, तो 1/x को लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू 2, 1/y को b लेकर के y की वैल्यू निकल जाएगी, और 1/z को c लेकर z की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन पूरा आप लोगों को करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई पहले तो हम D बनाएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ईजिली आता है, 1 1 1, यहाँ से a b c, और ये a² b² c²। ठीक है, इसी तरीके से D1 बना लीजिए, पहले बना लेते हैं, फिर उनके बाद इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो D1 आएगा दैट इज़ 1k k², 1b b², 1c c²। उसके बाद आपके पास D2 आप बना लीजिए, 1a a² और 1k k² और 1c c²। इसी तरीके से आप D3 बना लीजिए, 1a a², 1b b²
और 1k² तो स्टूडेंट्स हमने D1, D2, D3 बना लिया है। और इसमें अब इंटरेस्टिंग क्या है कि भाई जब हम D को सॉल्व करेंगे तो हम इसको एक्सपेंशन से सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। आप करके देखिएगा, आप इसको एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे तो आप फंस जाएंगे, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और उसमें से फिर वैल्यू भी निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको फैक्टराइज करना। तो देखिए कैसे हम करेंगे। आपने प्रॉपर्टीज सीखा था 5.2 एक्सरसाइज में। तो 5.2 एक्सरसाइज में हमने प्रॉपर्टीज़ जो सीखी थी उसमें जो रूल सीखे थे उसके यूज़ से हम करेंगे कि भाई हम इसमें ऐसा कॉमन रूल लगा देंगे जिससे कि जीरोस बन जाए। तो आप देखिए, अगर मैं इस कॉलम को इससे माइनस करूँ तो यहाँ जीरो आ सकता है, इसी तरीके से इस कॉलम से इसको माइनस करूँ तो यहाँ जीरो आ सकता है। तो देखिए दो रूल्स हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें अप्लाई करेंगे C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। तो जब हम इसमें ये रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। कॉलम 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा 1a² और यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा, ये b माइनस ए, ये b² माइनस a²। भाई जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उनको इसमें प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स। आप प्रॉपर्टीज़ को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने कैसे किया है समझ में आया होगा कि C2 में से C1 माइनस तो b माइनस ए, b² माइनस a²। इसी तरीके से C3 में से C1 1 माइनस 1, C माइनस ए और C² माइनस a²। तो अब देखिए कि भाई जो हमारा कॉलम 2 है वहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वहाँ से b माइनस ए हम कॉमन ले सकते हैं कि भाई b² माइनस a² आ गया तो ये तो इसका फैक्टर b माइनस ए b प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन है b माइनस ए। इसी तरीके से यहाँ c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। तो आपको एक स्टेप लिखना है, टेकिंग आउट b माइनस ए फ्रॉम C2 एंड c माइनस ए फ्रॉम C3। तो क्या होगा, b माइनस ए और c माइनस ए को आप ऐसे लिख लीजिए, ये हमारा d है। और जो बचेगी वैल्यूज़ आप देखिए 1 0 0, यहाँ पे a एज इट इज़ रहेगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये a² एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे b प्लस ए बचेगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे क्योंकि इसके फैक्टर्स थे, और ये भी c प्लस ए। देखिए क्योंकि एक रो में 2 जीरो हो गए हैं तो आप इसको एक्सपेंडिंग कर दीजिए अलॉन्ग R1। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा, देखिए ये आपका b माइनस ए है, यहाँ पे आपके पास c माइनस ए है, और जब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो भाई 1 के साथ इंटू हो रहा है c प्लस ए माइनस b माइनस ए। तो यानी कि ए कैंसिल होके आपके पास जो वैल्यू बचा दैट इज़ b माइनस ए, c माइनस ए और यहाँ से c माइनस b। तो भाई देखिए फैक्टर्स बन गए इजीली, 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, तो ये d निकल गया। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंडिंग स्टार्टिंग में ही करते तो भाई आप फंस जाते, वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी वैल्यूज़ ऐसी आती कि फैक्टर्स करना मुश्किल हो जाता। तो ये तरीका समझिए स्टूडेंट्स, फैक्टर प्रॉपर्टीज़ से काफ़ी ईजी हो जाता है। अब यही हम प्रॉपर्टीज़ लगा के D1, D2, D3 को भी सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। तो जैसे हमने D सॉल्व किया इसी तरीके से हम D1 में सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। भाई हम रूल लगा रहे हैं C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। ये रूल कैसे लग रहे हैं पता लग रहा होगा भाई, ज़ीरो बनाने के लिए, और ज़ीरो बनाने के साथ साथ यहाँ पे कुछ कॉमन भी आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे D1 का वैल्यू चेंज होकर के कॉलम 1 आपको एज इट इज़ रखना है क्योंकि कॉलम 1 में हमने कोई रूल नहीं लगाया। यहाँ हम रूल लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0, ये हमारा b माइनस के, ये हो जाएगा b² माइनस k²। इसी तरीके से यहाँ पे 0 c माइनस के, c² माइनस k²। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में स्टूडेंट्स। यहाँ से अगेन जो हमने किया था कॉमन ले लीजिए, आप स्टेप लिख लीजिएगा, b माइनस के और c माइनस के कॉमन आ जाएगा कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट रह जाएगा उसको हम एक्सपेंड कर देंगे इजीली। यहाँ पे 1, ये b प्लस के और ये वाला 1 और ये c प्लस के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक्सपेंशन लगा दीजिए अब यहाँ पे अलॉन्ग R1 में, क्योंकि 2 0 आ गए हैं तो इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से c प्लस के माइनस b माइनस के। तो यहाँ से k कैंसिल हो रहा है तो ये हमारे पास आ गया b माइनस के, c माइनस के और c माइनस b। तो भाई एक वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हैं, देखिए x इक्वल टू d1 बाई डी। तो भाई d1 हमारे पास क्या आ रहा है, b माइनस के, c माइनस के और c माइनस b। ठीक है, और हमारा d जो था b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस b।
तो भाई सी माइनस बी कैंसिल हो गए, तो आप टैली कर लीजिए आंसर, सही है कि नहीं। एक्स आ गया बी माइनस के, सी माइनस के, और बी माइनस ए और सी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आ गई।